अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि मुजव्विज़ा 27वीं तरमीम की बाज़गश्त हो रही है। हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम से मुतालिक हतमी फैसला कमेटी करेगी। ज़राए के मुताबिक आज कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात होगी। 27वीं तरमीम के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया। तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक़ी राय से लाई जाएगी और हुकूमत की तरफ से 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं। JUI के मरकजी मजलिस शूरा का अहम इजलास 2 नवंबर को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से बता दें कि हुकूमत की जानिब से 26वीं के बाद अब 27वीं तरमीम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। JUI की मरकजी मजलिस शूरा का अहम इजलास है 2 नवंबर को इस्लामाबाद में तलब किया गया है। गोया कहा जा सकता है कि एक बार फिर से सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू होगा। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, क्या देख रहे हैं, आने वाले दिनों में दोबारा से ये जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, जैसे जैसे हुकूमत की तरफ से 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारियां हो रही हैं और उसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी, मियां शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकातें हुई हैं और अब उनके कानूनी और आईनी माहिरीन की मुलाकातें होने वाली हैं। तो उस पर मौलाना फजल रहमान ने जो कहा था कि हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं होने देंगे, 2-3 रोज कबल उनने ये बात की थी। तो अब जो है JUI ने अपनी प्लानिंग तय करने के लिए कि अगर वाकई 27वीं आईनी तरमीम आती है तो उसमें क्या JUI को जो है वो किसी तरह से भी हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उस पर एक तरह से कहा जाए कि पॉलिटिकली JUI ने एज अपोजिशन पार्टी जो है उसका लॉस ही हुआ है। बावजूद इसके कि अगर पार्लिमानी एतबार से देखा जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन 2 नवंबर को JUI की शूरा जो है वो इस्लामाबाद में बुलाई है। मौलाना फजल रहमान उसकी सदारत करेंगे और सारी सूरत हाल जो है वो JUI की शूरा के सामने रखेंगे और आइंदा के लाए अमल को तय करेंगे। अच्छा अली, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम की अब बात हो रही है, क्या बताया गया है? इसके कुछ खद्दोखाल सामने आए हैं? कौन कौन से नुकात है जो शामिल किए जाएंगे? जी अभी तक इस तरह से डिटेल तो सामने नहीं आई, लेकिन जब पार्लिमानी कमेटी हो रही थी इसकी सैयद खुर्शीद शाह की सरबराही में, तो उस वक्त जो इत्तेहादी थे, जैसे ANP जो है उसने बाइकाट कर दिया था कि खैबर का नाम जो है वो हटाया जाए और सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए सूबे का नाम, तो उसको ड्रॉप किया गया था। उस वक्त MKM का आर्टिकल 140 जो है उसमें तरमीम थी, जिसका मकसद ये था कि वफाक से पैसे जो है वो सूबे को दिए जाते हैं और सूबा उसको रोक के बैठ जाता है और ज़िले हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम को नहीं मिलते, लिहाजा बल्दियाती निज़ाम को वफाक से जो मिलने वाला हिस्सा है वो बराह रास्त हुकूमतों को मिले। तो इस तरह की तरामीम जो है इत्तेहादी जमातों की, इस तरह बलूचिस्तान की कुछ नशिस्तें थी जिनके बारे में जो किसी भी मुख्तलिफ बलोच तंजीमें थी या बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी, उन्होंने MPAs की सीटें बढ़ाने का मुतालबा किया था, NS की सीटें बढ़ाने का मुतालबा किया था। तो इन शराइत के ऊपर जो वोट दिया गया था, तो मुमकिन तौर पे ये चीजें हो सकती हैं और कुछ कमजोरियां या कोताहियां या जहां कहीं इबहाम है जो आईनी माहिरीन बता रहे हैं कि शायद उनको भी दूर करने की कोशिश की जाए जो 26 आईनी तरमीम पे रह गए। ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अली शेर। और ये बताएं कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरती अमल के आगाज़ पर इत्तफाक के बाद आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीमों की मुलाकात मुतवक्के है। इसी बात से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़हाद चौधरी। फ़हाद, इनसाइट्स क्या हैं आपके पास, अपडेट कीजिएगा। फात से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता चलें कि बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरती अमल के आगाज़ पर इत्तफाक के बाद आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीमों की मुलाकात मुतवक्की की जा रही है। बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुशावरती अमल के आगाज़ पर इत्तफाक के बाद आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम भी मुलाकात करेगी, इस पर मुशावरत करेगी और क्या पेचीदगियाँ दरपेश होंगी वो भी डिस्कस की जाएंगी और ये अहम मुलाकात होने जा रही है। और नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक राय हो गया है। मौलाना फजल रहमान को पहले से ऑन बोर्ड लेने का मशवरा भी दिया गया है, जबकि मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत बनाने का मिशन। PP और नून लीग एक और आईनी तरमीम के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो फिर मुतहर्रिक हो गए।
اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان سے اہم ملاقات، ممکنہ 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ دونوں شخصیات نے نئے چیف جسٹس کے حلف اٹھانے کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا۔ نئے چیف جسٹس کی جانب سے سینیورٹی لسٹ اپ ڈیٹ کرنے اور فل کورٹ اجلاس بلانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آئینی اقدامات کے لیے فضل الرحمان کو پیشگی آن بورڈ لینے پر اتفاق کیا گیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کا راستہ رک گیا۔ ادھر بلاول بھٹو نے نواز شریف سے بھی رابطے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلاول نون لیگی قائد سے ملاقات میں 27ویں ترمیم پر گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ فیصلے کو توثیق کے لیے پی ٹی آئی کور کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ مختلف عدالتوں میں ججز کی تعیناتیاں، پی ٹی آئی نے ہاں کر دی۔ باضابطہ طور پر جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا اعلان، سیاسی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کے لیے پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کیے جائیں گے۔ فیصلے کی توثیق کے لیے کور کمیٹی میں بھیجا جائے گا۔ حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ میں ججز کی تقرریاں کرے گا، جبکہ ججز کی کارکردگی پر نگاہ رکھنے اور سالانہ رپورٹ بھی مرتب کرے گا۔ ججز کے لیے موضوع ناموں کی تجاویز بھی پیش کرنے کا مجاز ہوگا۔ طویل مدت کمیشن کے اراکین کی 1/3 تعداد کمیشن کا اجلاس طلب کر سکے گی۔ 13 رکنی کمیشن کے فیصلے اراکین کی سادہ اکثریت سے ہوں گے۔ فیصلہ سازی میں حزب اختلاف کے 2 اراکین کا کردار کلیدی ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن ہی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بینچز قائم کرے گا۔ اور پی ٹی آئی میں کوئی بلاک نہیں ہے۔ جس پارلیمنٹ نے ترمیم کی ہے اس کا وجود ہی غلط ہے۔ یہ فارم 47 کی جعلی حکومت ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ الیکشن کا مطالبہ بالکل ٹھیک اور جائز ہے، کیونکہ یہ حکومت ملک نہیں چلا سکتی۔ بلاک ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بلاک، اس کے علاوہ اور کوئی بلاک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں۔ فارم 47 حکومت نے پارلیمنٹ کے ساتھ اور اسپیشل کمیٹی کے ساتھ داغا بازی، بحیثیت پارٹی بھی، بحیثیت الائنس بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اپنے ٹریک پہ، پیرلل ٹریک پہ، پٹریاں دونوں، ہمارا ہدف ایک ہی ہے کہ یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی۔ پارلیمنٹ کی ترمیم درست سمت کی جانب قدم ہے، انصاف کے حصول میں تیزی آئے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معیشت پر بوجھ پڑا، انصاف کی شفاف فراہمی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ہم لوگ جو اس آئینی ترمیم کا حصہ رہے اور اس آئین کو 73 کے آئین کی اصل صورت میں بحال کرنے کے لیے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا ایک پلیج تھا، اینڈ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آئی وش اینڈ پرے دیٹ دس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ برنگز ان دا بیٹرمنٹ ایز ڈیزائرڈ، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ یہ جو عوام کا حق حاکمیت ہے، جو لوگ بھی اس کی جستجو کریں۔ اور جب بھی جمہوری حکومت میں بریک آتا ہے نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے متعلق علم نہیں، میڈیا پر ہی سنا ہے۔ پیپلز پارٹی ایسی کسی چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی جس سے عوام کا حق سلب ہو۔ کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے، مجھے بالکل علم نہیں ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، اس میں موجود ہیں۔ 18 سال بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کامیاب ہے۔ اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی۔ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ سب پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم میں صوبائی حکومت کو فنڈز مل گئے لیکن عوام تک نہیں پہنچ گئے۔ 26ویں ترمیم عدالت میں چیلنج کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ عوام کئی سالوں سے آئی پی پیز کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ختم نہ کیے تو مجبوراً کوئی فیصلہ لینا پڑے گا۔ اس میں ترمیم اس طرح کی ترمیم کے اوپر سب ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم ریوائیو ہو جاتی ہے، سارے مسٹر مولانا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل کر آئین کا حلیہ بگاڑتے ہیں، مل کر جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ یہ سب چیزیں وصول ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اصول شروع ہو جاتے ہیں کہ 27ویں کو نہیں کرنے دیں گے، پھر 27ویں میں کوئی نہ کوئی چیز ہو جائے گی، پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا تو کام یہی ہے۔
26वीं तरमीम के हवाले से हमारी मुशावरत का अमल जारी है, एक फेज मुकम्मल हो गया है और अनकरीब इंशाअल्लाह चंद दिनों में हम जो है वो इसको चैलेंज करेंगे अदालत। और स्टॉक मार्केट तहरीक इंतशार के दौर में डूब रही थी, आज महंगाई कम हो रही है, मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हाफिजाबाद में किसान कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि गालम गलोच की सियासत से लोगों के पेट नहीं भरते। महंगाई क्यों नहीं और तेजी के साथ आ रही महंगाई, एक दफा ऊपर चली जाए तो महंगाई नीचे नहीं आती। महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, वरना चीजें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशत गर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाअल्लाह। आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है और ये जो घुस बैठे थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराओ जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जाए। और भी बताएं कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है। बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी का कमरा अदालत नंबर 1 में पहला दिन है। जस्टिस याया अफरीदी ने 24 मुकदमात सुने, 6 मुकदमात वकील या फरीक की अदम दस्तियाबी के सबब मुलतवी किए गए हैं। इस वक्त मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से केसेस की आज समाअत की गई है? देखिए, मुकदमात तो मामूल के थे आम साइलिन के, जिनकी समातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई हैं। इसके अलावा अब तकरीबन 2 घंटे ऑलमोस्ट होने को हैं जो चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास जारी है। जस्टिस याया अफरीदी ने जब से चीफ जस्टिस का हलफ उठाया है उसके बाद से पहला फुल कोर्ट इजलास है, पहला उनका वर्किंग डे था जिसमें जजेस की मीटिंग जारी है और ज्यादा जो फोकस है उसमें वो अदलिया में हवाले से जो ग्रुपिंग की खबरें आती हैं कि जजेस के ग्रुप बने हुए हैं, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है कि किस तरीके से अदलिया को मुतहद किया जाए और खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती उमूर हैं वो किस तरीके से निपटाने हैं, मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने के हवाले से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और तमाम जो उमूर हैं कि किस तरीके से जल्द इंसाफ और जो मुकदमात उनको किया जाए, जो एडजर्नमेंट्स हैं, इल्तवा हैं, उसको कम किया जाए ताकि जो आम साइलिन है उनको फायदा हो सके, सुप्रीम कोर्ट का उनके मुकदमात को जल्द निपटाया जा सके। इन तमाम उमूर के ऊपर जजेस के दरमियान मुशावरत जारी है और अभी तक बता रहे हैं कि इजलास जो है तकरीबन 2 घंटे होने के बावजूद जारी है। किस वक्त ये खत्म होगा, इसका आउटकम क्या आएगा, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल अपडेट करने के लिए। अपडेट करेंगे आपको। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4:30 बजे जबकि कौमी असम्बली का शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। सेनेट ने 5 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि सेनेट के इजलास की शुरुआत रूसी फेडरेशन और कौमी तरानों से होगी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी खुसूसी नशिस्त, जबकि मेहमान खुसूसी रूसी फेडरेशन काउंसिल की फेडरल असम्बली की स्पीकर वैलेंटीना भी खिताब करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया है। वजीर कानून आजम नजीर तारर सदर ममलिकत के खिताब पर इजहार तशक्कुर की तहरीक पेश करेंगे। और अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। बुशा बीबी के वकील की अदम दस्तियाबी के बायस केस की तफ्तीशी अफसर पर जरह न हो सकी। एहतसाब अदालत ने बुशा बीबी की हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि मुल्क माशी खुशहाली की राह पर गामजन हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड बनने लगे हैं। इंडेक्स ने एक और नई तारीख रकम कर दी है। पहली बार 91,000 की सतह अबूर कर गया है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला भी जारी है। आसमान से बातें करता सोना भी सस्ता हो गया है। हर सिम से मुस्बत मौशी अशारिये, मुस्तहकम होती मईशत, रोशन मुस्तकबिल की नवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नई तारीख रकम। इंडेक्स पहली मरतबा 91,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,000 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 91,013 पॉइंट्स पर पहुंच गया। डॉलर की ऊंची उड़ान दिन ब दिन नीचे आने लगी। कारोबारी हफ्ते के आगाज में अमरीकी डॉलर 4 पैसे सस्ता हुआ। डॉलर 277 रुपए 64 पैसे से कम होकर 277 रुपए 55 पैसे पर ट्रेड होने लगा। सोने की बेलगाम कीमतों को भी ब्रेक लगा। फी तोला कीमत में 900 रुपए कमी आई।
जिस के बाद फी तोला 2,83,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 771 रुपए सस्ता होकर 2,42,970 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $9 की कमी से $2,739 फी औंस का हो गया। स्टॉक मार्केट तेजी से नई बुलंदियों को छू रही है। माहिर मईशत फरहान बुखारी कहते हैं सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, इसी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। शरह-सूद कम होने के बायस ज्यादा सरमायाकार स्टॉक मार्केट का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट और गाड़ियों की मार्केट में ज्यादा हलचल न होने के बायस भी स्टॉक मार्केट बढ़ रही है। वो एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू हुआ है और उसकी जो बुनियादी रीज़न है वो ये है कि जो भी की इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें जो है वो बतदरीज बेहतरी आ रही है। अगर आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल्ड है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी है, जो करेंसी है वो स्टेबल है, LSM में भी जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अपटिक आना स्टार्ट हुआ है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन नीचे आने की वजह से स्टेट बैंक मॉनेटरी ईजिंग की तरफ भी जो है वो जा रहा है और अगली पॉलिसी में भी एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 2% से इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा। तो आई थिंक सारे की इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ हैं। ये एक पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है। मार्केट इतना बढ़ने के बावजूद 4.4 टाइम्स की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, जबकि हमारा एवरेज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो 6 टाइम्स का जो है वो रहा है पिछले 5 सालों का। इसके अलावा ऑब्वियसली लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, पैसा मार्केट के अंदर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि फिक्स्ड इनकम रेट डिक्लाइन हो गए हैं, रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन है और जो गाड़ियों की अहम खबर आपको देंगे। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में अद्वियात के फंड्स में करोड़ों की खुर्द-बुर्द सामने आई है। 20 माह के दौरान 50 करोड़ के लोकल परचेज फंड्स में खुर्द-बुर्द सामने आ चुकी है। बात करेंगे, इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान बताएगा क्या डिटेल्स हैं इसकी। बिल्कुल, सिविल अस्पताल हैदराबाद के मरीजों के अद्वियात का जो बजट है वो तकरीबन 2 अरब रुपए सालाना है। 20 माह के दौरान तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लोकल परचेज के अखराजात जो है वो दिखाए गए, जिसमें मुबैना तौर पर करप्शन और संगीन कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। इसके इंकशाफ के बाद महकमे सेहत के सेक्रेटरी की जानिब से जो है वो कमेटी तश्कील दी गई थी डीजी हेल्थ के अंडर में। इस कमेटी ने सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के रिकॉर्ड की भी छानबीन की है, रिकॉर्ड के हवाले से भी बयानात रिकॉर्ड किए हैं। इसके साथ साथ जो साबिक डायरेक्टर एडमिन है सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद के सत्तार जोतई, उनका भी बयान कल कलमबंद किया गया, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 30 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन के शवाहिद उन्होंने हासिल करना। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। पीर के रोज खुदकुशी के रुझान की क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकाट्रिस्ट हैं डॉक्टर वजाहत। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि कौन से ऐसे नफ्सियाती दबाव हैं जो लोगों को खुदकुशी की जानिब माइल करते हैं और पीर के दिन के हवाले से क्या हकीकत है? तो कोई भी दिन खुदकुशी के लिए मुकर्रर नहीं होता। जिस दिन इंसान की ज़िंदगी में कोई डिज़ास्टर आता है, कोई मुश्किल टाइम आता है, तो वो उसी दिन उसको इतना ट्रिगर्स मिल जाते हैं कि वो खुदकुशी की तरफ राग़िब हो या वो खुदकुशी कर ले। रही बात मंडे की, तो कहीं रिसर्चेस में ये बातें मैंने भी सुनी है और रिसर्चेस देखी हैं कि जिसको हम कहते हैं मंडे ब्लूज़। मंडे अक्सर ऐसा दिन होता है जिसमें एक आम आदमी थोड़ा सा प्रेशराइज होता है काम के हवाले से, ख़ास तौर पे जब वो 2 दिन के बाद छुट्टी करके ऐसे दुनिया में जा रहा होता है जहाँ पे काम है, वर्क प्रेशर है, स्ट्रेस है, और अगर तो कोई पुराने टास्क या गोल्स कंप्लीट ना हो रहे हों तो उसको मंडे को इतना अच्छा लगता नहीं है। एक आम आदमी भी मंडे को थोड़ा लेजी होता है। तो सोचें कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो या कोई डिप्रेशन में हो तो वो मंडे को हैंडल नहीं कर पाता। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर, और अब तो कहेंगे पाकिस्तान में भी, नशे का जो आप बीमारी है या नशे का जो रुझान है वो बहुत बढ़ गया है। अमूमन लोग वीकेंड पे नशे करते हैं, सैटरडे नाइट, संडे या फ्राइडे को, तो उस वक्त तो उनको वक्ती तौर पे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब नशे का विड्रॉल होता है, मंडे को बॉडी से नशे निकल रहे होते हैं, तो उसके विड्रॉल की वजह से भी बहुत डिप्रेशन आता है, बेतहाशा डिप्रेस फील करते हैं, यहाँ तक कि विड्रॉल अफेक्ट्स होते हैं, जिस्म में भी कुछ ना कोई मसाइल आ रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये चीज़ें भी हैंडल करना आसान नहीं है, जिसमें से कुछ लोग जो ऑलरेडी वर्नेबल होते हैं वो सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। तीसरा ये कि रिलेशनशिप्स का जो मसला है, सोशल आइसोलेशन का है, अकेले रहने वाले जो लोग हैं जिनकी फैमिली अभी तक पूरी नहीं हो सकी है या अपनी फैमिली से लड़ा के वो लोगों में से दूर जाके अकेले रह रहे हैं, तो मंडे उनके लिए भी बड़ा प्रेशर में है।
पर बात करेंगे गजा से मुताल्लिक। गजा के कमाल उद्वान अस्पताल के सरबराह अस्पताल पर इजरायली हमले के बाद की सूरत हाल बताते हुए आपदीदा हो गए। डायरेक्टर डॉक्टर हसाम अबू सफिया ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि इजरायली फ़ौज अस्पताल से वापस जाते हुए तिब्बी अमले के 31 अफराद को अपने साथ ले गई। इस अस्पताल में हमने सब कुछ खो दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चे भी। हमने जो कुछ तामीर किया था इजरायली फ़ौज ने वो सब कुछ जला दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।